है वह पर्शियन और अरेबिक भाषा का उपयोग किया गया है, क्योंकि ताजिक का जो उद्गम है वो अरब और साउथ एशिया में माना गया है। अरबी भाषा में ताजिक का मतलब तेज चलने वाला घोड़ा एवं ताज का मतलब मुकुट होता है, अर्थात सूर्य के रथ में लगने वाले घोड़ों का मतलब ताजिक से लिया गया है, क्योंकि ताजिक कुंडली सूर्य पर आधारित होती है। ताजिक का उपयोग उस समय मुगल कालीन सभ्यता में भरपूर हुआ था। ताजिकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज ताजिकी, वो आज के समय में तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की है। एक किताब जरा सूत्र के अनुसार 1500 BC में जो पर्शियन भाषा में लिखी गई थी, तो उसके अनुसार ताजिक ज्योतिष का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सूर्य को दिया, सूर्य ने यह ज्ञान यवनों को दिया और यवनों के द्वारा तजाकिस्तान में ये फैल गया, जो कि ताजिक शास्त्र कहलाया। 1544 AD में नीलकंठ महाराज ने इस शास्त्र को पर्शियन और अरेबिक भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया और यही ग्रंथ जो है ताजिक नीलकंठी के नाम से जाना जाता है। इसका जो मूल ग्रंथ है जिसका की उपयोग हमारे यहाँ किया गया, वो ताजिक नीलकंठी महाराज ने जिसको लिखा वो ताजिक नीलकंठी के नाम से ही जाना जाता है। और अगर हम रेफरेंस बुक की बात करते हैं तो वो आपको रेफरेंस बुक भी ताजिक नीलकंठी के नाम से ही मिलती है। ताजिक नीलकंठी जो है 3 भागों में विभाजित है। एक है समजन तंत्र, यानी कि नेमिंग सिस्टम एंड बेसिक नॉलेज, और दूसरी है वर्ष तंत्र, यानी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एंड वर्षफल, और तीसरा है इसका प्रश्न तंत्र, यानी कि होरारी सिस्टम। तो इसका क्योंकि प्रश्न कुंडली का और प्रश्न शास्त्र का ताजिक से बहुत ज़्यादा संबंध है, तो ये इसी का ही एक पार्ट है जो ताजिक नीलकंठी 3 भागों में विभाजित है, जो भाग मैंने आपको बताए। चूँकि आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, ताजिक नीलकंठी, ताजिक क्या है, ताजिक शास्त्र का क्या उपयोग है, ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में, आज के चैप्टर में अपने कवर करेंगे। तो पुराने वैदिक शास्त्र में वैदिक ज्ञान को निगम और अवैदिक ज्ञान को अगम तथा तंत्र कहा जाता था। जो हमारा पुराना वैदिक शास्त्र था उसमें वैदिक ज्ञान को हम निगम बोलते थे और अवैदिक ज्ञान को अगम बोलते थे अथवा तंत्र कहते थे। इसलिए ताजिक नीलकंठी में उपरोक्त शब्दों में तंत्र का उपयोग किया गया है। ताजिक तंत्र एक प्राचीन विद्या है जो कि एक तांत्रिक विद्या भी है। ताजिक में और पाराशरी कुंडली में क्या क्या अंतर हैं, ये थोड़ा मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम पेपर की बात करते हैं, आपके कोर्स से संबंधित बात करते हैं, तो अधिकतर ये प्रश्न कई साल मैंने आपने पुराने प्रश्न आप उठा के देखेंगे तो उसमें कई बार ये पूछा गया है कि ताजिक कुंडली में और पाराशरी कुंडली में क्या डिफरेंस है। तो कुछ प्रमुख डिफरेंस, जैसे ताजिक कुंडली क्या है, एक प्रोग्रेस कुंडली है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे प्रोग्रेसिव बढ़ते हुए आगे, क्योंकि ये 1 साल बनती है फिर दूसरी साल दूसरी बनती है। तो ये कुंडली जो कि 1 वर्ष 1 माह और एवं प्रश्न कुंडली बताती है। जब हम बात करते हैं ताजिक की तो 3 रूप से हम इसको देख सकते हैं। एक तो वर्ष कुंडली के रूप में जो कि 1 माह तक काम करती है। अगर किसी की हम वर्ष कुंडली बनाते हैं तो वो वर्ष कुंडली उसकी जो समय पीरियड है उसका, उस जिस वर्ष के लिए हम बना रहे हैं वो उसकी डेट ऑफ बर्थ से लेके उसके 1 दिन पहले तक, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर है और अगर हम उसकी कुंडली 2021 की बना रहे हैं तो उसकी कुंडली 6 दिसंबर या 2021 की बना रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसमें भी ईयर फाइनेंशियल ईयर जैसा चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि दिसंबर तक, क्योंकि किसी का जन्म जो वर्ष में है दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, तो वो दिसंबर उसका पिछले वर्ष में भी आएगा और जनवरी नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी ताजिक कुंडली की, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं कि 20-21, 21-22, 19-20, 18-19। मान लीजिए किसी का जन्म 2000 इसका मान के चलिए दिसंबर का है, तो जब हम उसकी कुंडली इस वर्ष की बनाएंगे तो वो कुंडली अगर वो 20 की अभी आया अपने पास तो उसकी 20-21 की बनेगी। तो 20-21 की मतलब वो दिसंबर में, मान लीजिए 6 दिसंबर डेट है,
तो 6 दिसंबर 2020 से वो कुंडली काम करेगी, मतलब स्टार्ट होगी, और 5 दिसंबर 2021 तक वो कार्य करेगी। मतलब जो भी उसमें हमको उसके संबंध में कुंडली में उसके योग देखना है या उसकी गणना करना है, वो सारी चीज़ें हमको उस एक वर्ष में उसमें मिलेंगी। अगर हम उसके उसके आगे का देखना चाहते हैं, मान लीजिए 6 दिसंबर 21 का ही देखना चाहते हैं, तो हम इस कुंडली से नहीं देख सकते। वो वर्ष कुंडली फिर हमको दूसरी बनाना पड़ेगी, वो बनेगी 21-22 के लिए। तो इस तरह जब हम बात करते हैं 20-21 या 21-22, तो ये कुंडली एक वर्ष के लिए इस तरह कार्य करती है। इसी तरह से कई लोग जो है केवल अपने एक माह का फलादेश जानना चाहते हैं, तो इसमें महाकुंडली भी बनती है, मासिक कुंडली जिसको हम कहते हैं, वो मासिक कुंडली भी इसी के अंतर्गत तैयार होती है। और तीसरी जो कुंडली है वो है प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न कुंडली, जैसा कि नाम है इसका, प्रश्न कुंडली, तो प्रश्न के आधार पर तैयार होती है। जिस समय जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया, उस वक्त ग्रहों की स्थिति के आधार पर वो कुंडली तैयार होती है। लेकिन वह कुंडली में लगने वाले, प्रश्न कुंडली में लगने वाले योग और प्रश्न कुंडली में जो हम कई चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो ताजे ग्रंथ के ही योगों का उपयोग किया जाता है। तो ये बात की बात है। तो पहला डिफरेंस, ताजी कुंडली क्या है, एक प्रोगेस्ट कुंडली है जो कि एक वर्ष, एक माह और प्रश्न कुंडली बताती है। और जबकि वैदिक कुंडली पूरे जीवन की कुंडली है। जैसा हम जानते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, कि वैदिक कुंडली जन्म के समय के स्थित ग्रहों के आधार पर तैयार होती है, और कम से कम लगभग विंशोत्तरी मान से अगर हम बात करते हैं तो लगभग 120 वर्ष के आधार तक के लिए तैयार की जाती है। दूसरा डिफरेंस, ताजी कुंडली सूर्य पर आधारित होती है, जबकि पारशरी कुंडली चंद्रमा पर आधारित होती है। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब इस कुंडली का हम निर्माण करते हैं, तो ये कुंडली पूरी तरह से सूर्य के आधारित, सूर्य सिद्धांत, सूर्य के ग्रह स्पष्ट के आधारित उससे ली जाती है। क्योंकि जब हम इस कुंडली का निर्माण करना सीखेंगे, तो शुरू के 4 या 5 स्टेप जो हम लेते हैं, वो इसी आधार पर बनी हुई तैयार सारणियों की सहायता से, सूर्य की जो सूर्य जो है, सूर्य के आधार पर बनी हुई जो हम निकालेंगे, गताब्द निकालेंगे, गताब्द निकालने के बाद ध्रुवांक निकालेंगे, तो ध्रुवांक की सारणी है वो इसी आधार पर तैयार है। उस सारणी से हम नई डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे जिस वर्ष की हम कुंडली बना रहे हैं, और जब नई डेट ऑफ बर्थ तैयार हो जाती है, तो फिर हमारी गाड़ी उसी पटरी पर लौट आएगी जो हमने P1 में कुंडली बनाना सीखा है। वही डेट, वही टाइम, वही स्थान, और वही प्रोसेस T1, T2, T3, T4, उससे चलते हुए हम कुंडली तक, ग्रह स्पर्श तक पहुंचेंगे। तो ताजे वही कुंडली, वैदिक कुंडली, जी, वैदिक कुंडली और पारसरी कुंडली एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है? पहले में वैदिक लिखा है, दूसरे में पारसरी। नहीं एक ही है। पाराशर ने उसको चूंकि ज्यादा उसका विस्तार किया है, हम पाराशर के नाम से पढ़ते हैं, इसलिए उसको एक ही चीज है दोनों। उन्होंने उपयोग किया ओके है ओके। वैदिक का। हाँ, पाराशर केवल ऋषि हुए। वैदिक अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वैदिक जमाने से इसका उपयोग, वैदिक जमाने से इसका प्रारंभ हुआ है, वैदिक वेदों में दिया हुआ है, इसलिए इसको वैदिक कुंडली बोलते हैं। जो जो चलन में चल रही है वही कुंडली, पारसरी कहें चाहे वैदिक कहें। जी जी। जबकि पारशरी या वैदिक कुंडली चंद्रमा पर आधारित है। अब चंद्रमा पर आधारित क्यों है? जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं, चाहे वो नक्षत्र की बात हो, तो जो नक्षत्र हम लेते हैं, चाहे दिशा निकालते हैं, तो वो सारी की सारी गणनाएं हम चंद्रमा पर आधारित करते हैं। चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है उससे हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए ये कुंडली चंद्रमा पर आधारित है, और ताजे कुंडली सूर्य पर आधारित है। ओके। तीसरा प्रमुख डिफरेंस, ताजे कुंडली में सूर्य को प्रधानता दी गई है। सूर्य सोलर सिस्टम का राजा है, सूर्य आत्मा का कारक है। जातक के जन्म के समय जो सूर्य की स्थिति होती है, वही स्थिति सूर्य की वर्ष कुंडली बनाते समय होती है। जिस वर्ष की वर्ष कुंडली जातक की बनाई जाती है, पारशरी सिस्टम में जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी के आधार पर जातक की राशि, विंशोत्तरी दशाएं आदि निर्धारित की जाती है। तो ये थोड़ा डिटेल देखिए, जैसा क्वेश्चन आता है हमको आंसर वैसे ही देना चाहिए। अभी तक तो शायद आप लोगों के सौभाग्य में अभी वहाँ का आईकास्ट का पेपर केवल जो यहाँ हमारे सेंटर ने लिया था, वो भी पूरा पैटर्न वही था जिस तरह के पेपर आते हैं। लेकिन अभी तो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस चल रही है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस में तो डिटेल में से निकाल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन अगर
जब आप पेपर देंगे हो सकता है तब स्थिति ऐसी हो जाए कि आपका डिटेल पेपर हो। तो डिटेल पेपर में भी हमको नंबर के आधार पर ही लिखा जाता है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको उसमें कितना लिखना है, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हमको आंसर कितना लिखना है। तो वो थोड़ा सा बढ़ाना और करना, इसलिए हम थोड़ा अगर ज़्यादा याद करेंगे, आपने देखा होगा कि वो छन तो जाता ही है। बचपन से भी जितने भी पढ़ाई की है, अगर हम 4 पेज याद करते हैं और जब लिखने बैठते हैं तो 2 पेज लिख पाते हैं, और 2 पेज याद करते हैं तो लिखने बैठते हैं तो 1 पेज लिख पाते हैं। तो इसलिए अपना तो सिद्धांत ये है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और जब वो पूरा प्रोसेस होके छन के आएगा तो पता पड़ा वो कितना परसेंटेज रह जाएगा। चौथा जो प्रमुख कारण है इसका डिफरेंस, वो है कि प्रमुख जो है अंतर ग्रहों के बलाबल का है। ताजिक शास्त्र में ग्रहों का बल पंचवर्गीय बल के आधार पर देखा जाता है, और जबकि पाराशरी में या वैदिक कुंडली में ग्रहों का बल षट बल के आधार पर देखा जाता है। जैसा आपने पढ़ा होगा इसमें P1 में कि हम जो है षट बल के आधार पर ग्रह का बल देख लेते हैं, और उसमें वास्तव में षट बल बहुत काम करता है। कई बार हमारी भविष्यवाणी बिना षट बल के देखने के बाद गलत हो सकती है कि हमने किसी ग्रह की स्थिति तो बहुत अच्छी देख ली कुंडली में, और उसके आधार पर भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन पता पड़ा कि षट बल में उस स्थिति उसके जस्ट विपरीत है। तो इसलिए देखिए हर चीज़ का कहीं ना कहीं उपयोग है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का वहाँ पर जिस चीज़ का आविष्कार किया गया है तो उसका उपयोग कहीं ना कहीं उसका संबंध जरूर है। तो जिस तरह से पाराशरी में षट बल का उपयोग या षट बल हम निकालते हैं, ठीक उसी तरह से ताजिक में अब हम पढ़ेंगे पंचवर्गीय बल। 5 प्रकार के बल पढ़ेंगे, जो 5 प्रकार के बल पूरे अलग, जो इस तरह के स्थान बल है, चेष्टा आपका नवांश बल है, दृष्काण बल है, उच्च बल है, क्षेत्र बल है, इस तरह से 5 प्रकार के बल कैसे निकलते हैं, उनका क्या महत्व है, और इन पंचवर्गीय बल के आधार पर ग्रहों का बल भी देखते हैं। और उसके बाद जब हम यहाँ पर वर्षेश की अवधारणा है, जैसे कि पूरे वर्ष का एक राजा, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब हम पूरे सौर कुंडली या पूरे ब्रह्मांड की कुंडली की जब बात करते हैं, तो जब वर्ष की बात करते हैं, जब हम हमारा पंचांग आता है नया, तो उसमें भी जो वर्षेश बनता है, जैसे इस साल इस वर्ष का संवत में राजा हमारा मंगल है, उसी प्रकार से जो वर्ष कुंडली हम बनाते हैं उसमें भी एक वर्षेश का निर्धारण किया जाता है। वर्षेश मतलब वर्ष का राजा, उस वर्षेश का भी बहुत अलग महत्व है, उस वर्षेश के फल अलग हैं, वर्षेश फल अपने हिसाब से देता है। तो उस वर्षेश का निर्धारण कैसे करते हैं, उस वर्षेश के निर्धारण करने के लिए, गणना करने के लिए आपको पंचवर्गीय बल का पहले निर्धारण करना पड़ता है। पंचवर्गीय बल के आधार पर ही वर्षेश का निर्धारण होता है। जब वर्षेश के, जब हम 5 अधिकारी बात करते हैं कौन कौन इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा, तो ये सब के सब जो है पंचवर्गीय बल के आधार पर ही इनकी गणना होती है। तो पंचवर्गीय बल की गणना ग्रहों के बल के लिए, ग्रहों की बलाबल देखने के लिए और वर्षेश का निर्धारण करने के लिए उपयोग में आती है। तो प्रमुख कारण इसका, एक प्रमुख अंतर पाराशरी और इसमें अगर हम देखें ताजिक में, तो वो है बल का। इसमें षट बल है वैदिक में और पाराशरी में, जबकि ताजिक में पंचवर्गीय बल है। ताजिक शास्त्र में प्रमुख रूप से 3-4 प्रकार की दशाएं बताई गई हैं। अगर जब ताजिक में दशाओं की बात करते हैं तो देखिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, हम जब बात करते हैं वैदिक कुंडली में, तो उसमें दशाएं, कई प्रकार की दशाएं, कुछ दशाएं आपने पढ़ी होंगी, और बहुत सी दशाएं जो कि, लेकिन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उपयोग अगर हम करते हैं तो विंशोत्तरी महादशा का करते हैं, जिसमें कि समय पीरियड, जैसा भी मैंने बताया था, 120 वर्ष हम मानक मानते हैं कि जातक का जो आयु लगभग 120 वर्ष आंकी गई है। जबकि ताजिक में जो दशाएं हैं, चूंकि ताजिक कुंडली केवल 1 वर्ष के लिए है, 365 दिन के लिए है, तो मानी हुई बात है जब कुंडली 1 वर्ष के लिए होगी तो दशाएं कितनी होंगी, तो दशाएं भी उसकी 1 वर्ष की होगी। मतलब वो दशाएं भी 365 दिन में ही समाहित होंगी, टोटल उनका टाइम भी 365 दिन ही होगा। वो पूरे के पूरे 7 ग्रह उन्हीं 365 दिन में ही अपने अपने टाइम पीरियड का दशाएं देंगे। तो इसमें प्रमुख रूप से 3-4 प्रकार की दशाएं हैं। जबकि वैदिक कुंडली में
लगभग 64 प्रकार की दशाएं बताई गई हैं, जिनमें की विंशोत्तरी प्रमुख है। तो एक प्रमुख अंतर इसमें अगर हम बात करें दशाओं की, तो दशाओं में प्रमुख अंतर ताजिक में और इसमें दशाओं का अंतर है। इसमें कई प्रकार की दशाएं, जबकि इसमें 3 और 4 प्रकार की दशाएं। निकालने का प्रोसेस भी थोड़ा अलग है, जब हम सीखेंगे तब इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट अंतर जो पाराशरी या वैदिक सिस्टम में और ताजिक शास्त्र में योगों में काफ़ी अंतर है। जिसका प्रमुख अंतर क्या है? योग। जैसा आपने पढ़े होंगे P1 में भी कि जितने प्रकार के योग, तो कई प्रकार के हैं, जितने आप देख लें उतने ही कम है। योगों की व्याख्या तो बहुत ही ज़्यादा दी गई है, और वो योग जो है कई प्रकार के संबंधों से, कई प्रकार के ग्रहों की युतियों से और ग्रहों की स्थिति से बनते हैं, जिस तरह से हमने वैदिक में पढ़ा है। लेकिन ताजिक में जो योग है, ताजिक में 16 प्रकार के योग बताए गए, षोडश। ये षोडश योग, 16 प्रकार के योग बिल्कुल डिफरेंट हैं पाराशरी से या वैदिक कुंडली से। ताजिक के योगों का नाम बिल्कुल डिफरेंट है। पूरे के पूरे योगों का नाम भी, देखिए जब हम इसकी इतिहास की बात करते हैं तो एक इतिहास और है जो मैंने आपको मेरे इसमें नोट्स में नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कि जब शुरुआत में जब मुगल कालीन में इसका प्रादुर्भाव हुआ, देखिए जैसा कि आपने ऐसा देखा होगा कि मुगल धर्म और हिंदू, तो ज़्यादातर इस मुगल धर्म में जो हिंदू धर्म का अपोजिट, यह कहना चाहिए हिंदू धर्म की जो प्रथाएं हैं उसके अपोजिट अपनाने की इसमें प्रथाएं ज़्यादा बताई गई। तो उसी प्रकार से जिस समय की हमारे यहाँ पर इसका जितना प्रचार, आवाज चली गई है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। अब आ रही। हाँ, लाइट चली गई कि दूसरे से कनेक्शन किया है, ठीक है। तो जिस तरह की उस समय जितनी अपने यहाँ पॉपुलरिटी थी, तो जब इस धर्म का उद्गम हुआ, इस धर्म का प्रचार प्रसार जिस जगह ज़्यादा हुआ, चाहे वो कहना चाहिए जैसी मैं बात कर रहा था अरब कंट्रीज़ में, उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में, तो वहाँ पर भी उन लोगों ने सोचा कि देखिए हर चीज़ का आपने भी देखा होगा कि जब कोई चीज़ का आविष्कार होता है तो किसी एक दूसरे को स्टैंडर्ड या मानक बनाकर ही आविष्कार ज़्यादा किया जाता है। तो उसमें आदमी क्या करता है कि उसकी कॉपी तो करता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके और एक नई चीज़ बना देता है। तो उससे कहता है कि देखो ये चीज़ हमारी ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए उस समय, जबकि ये ग्रंथ पूर्व में कहीं और से था, लेकिन इसका प्रभाव बनाने के लिए उस एक ग्रंथ में दिया हुआ है कि अपने यहाँ से कम 10-12 बहुत बड़े मूर्धन विद्वानों को यहाँ से वहाँ ले जाया गया मुगल कंट्री में, और उनको बोला गया कि हमारे मतलब या हमें जो है इस तरह का ही एक अलग से ग्रंथ या अलग से एक सिस्टम उनको विकसित करना है, कुंडली जैसा। तब इसकी जो अवधारणा की गई। इसीलिए आपने देखा कि अपोजिट रूप में सूर्य सिद्धांत को इसमें अपनाया गया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये चंद्रमा पर आधारित है, तो ये कहीं ना कहीं से इसके अपोजिट रूप में सूर्य को प्रमुख रूप से माना गया। तो कई विद्वानों को जिनको कि अपने यहाँ से यहाँ ले जाया गया, और ले जाने के बाद वहाँ पर इसका पूरा का पूरा इसका आविष्कार हुआ, इसका पूरा प्रचार प्रसार हुआ, और जब ये बहुत प्रसिद्ध हो गया, आगे चल के कई साल बाद, कई वर्षों बाद जब इसका नाम ज़्यादा होने लगा, और देखिए जब चीज़ थोड़े सिद्धांत अलग जरूर थे, लेकिन बेस इसका वही था। तो बेस तो कहीं ना कहीं से हिंदू धर्म था या हिंदू शास्त्र था। तो इसमें जो उपाय थे या इसमें जो उपाय बताए जाते थे, वो कहीं ना कहीं से इन्हीं उपायों से, देखिए ग्रह तो वही हैं, ग्रह तो बदल नहीं जाएंगे, तो उन ग्रहों के उपाय भी वहीं से आएंगे। तो आगे चलकर जब इसका प्रचार प्रसार और जब इसका जहाँ पर वहाँ ज़्यादा प्रभाव बढ़ने लगा, तो कुछ आक्रांत टाइप के जो मुगल शासक थे, उन्होंने इसका प्रभाव खत्म करके, क्योंकि वो इन चीज़ों को, मूर्ति पूजा को या इन चीज़ों को ना मानते हुए, अपने धर्म में इसको ना समाहित करते हुए, इसका उन्होंने वहाँ पर
प्रादुर्भाव नष्ट करने की ठान लिया और इसके जितने ग्रंथ थे उसको मैं बंद करवा दिया और उस जगह पर ताजिक सोचिए या इन चीज़ों को मानने वाले बहुत कम लोग हो गए। तो बाद में जब ये ताजिक नीलकंठी महाराज वगैरह हुए, इन्होंने ये वहाँ के ग्रंथों को एज इट इज लेकर और जब इसका अनुवाद किया संस्कृत में, तो अनुवाद करते समय उन्होंने जो इसके मूल रूप थे, जो इसकी जो मूल शब्द थे, उन शब्दों को भी नहीं छेड़ा, यानी कि उन शब्दों का कोई रूपांतर नहीं किया। कि जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, इसका नाम जैसे ताजिक है तो उन्होंने ताजिक ही रहने दिया। वो चाहते तो हो सकता है कि जैसे हमारा कोई दूसरा शास्त्र है, कई शास्त्र हैं हमारे, उन शास्त्रों के अनुसार या अपने संस्कृत या देवनागरी लिपि में उसको चेंज करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। जैसा था एज इट इज उसकी अच्छी चीज़ों को उन्होंने ग्रहण किया, कुछ चीज़ों को अपनों को इसमें जोड़ा और जोड़ के नया ग्रंथ ताजिक नीलकंठी बना दिया। तो इसलिए इसके जो शब्द हैं, इसमें जो अवधारणा, जो इनके उर्दू रूप के जो शब्द हैं, पर्शियन लैंग्वेज हैं, उनके शब्द भी आपको एज इट इज ही मिलेंगे। जैसे जब मैं योग की बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई। जब हम योग पढ़ेंगे तो योग पढ़ते समय भी आपको कई शब्द ऐसे सुनने में ही अजीब लगेंगे कि जैसे मैं आपको सुनाता हूँ, इत्शाल योग, इशराक योग, दुफाली कुत्थ योग, दुथोत दिवीर योग, कुत्थ योग, मड़ऊ योग, कंबुल योग, गहरी कंबुल योग। तो सुनने में ही हमको लगता है कि ये तो हमने कभी हमारे यूज ही नहीं होते और ना हमने कभी इनको सुना है। तो लेकिन इनकी जो बेस है, बेस भले ही वहीं से बन रहे हैं, योग बनेंगे, योग बनने का तरीका अलग है, लेकिन इनके नाम वगैरह हैं वही लैंग्वेज से लिए गए। तो प्रमुख रूप से जो एक अंतर है वो योगों का अंतर है। जो योग हम वैदिक कुंडली में हमने पढ़े हैं, वो योग बनने के तरीके, उन योगों का प्रभाव, और यहाँ पर इन योगों के बनाने के तरीके या कैसे ये योग बनते हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। इन योगों के प्रभाव बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो वो योग किस तरह से यूज होंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रमुख डिफरेंस इसमें योग का भी है। फिर उसके बाद आता है जो प्रमुख डिफरेंस है वो है ग्रहों की दृष्टि। पाराशरी में और ताजिक में बिल्कुल अलग अलग है। जो दृष्टियां हमने अभी तक पढ़ी हैं, चाहे वो दृष्टि जो सभी ग्रहों की, जैसे हम जानते हैं 7वीं दृष्टि होती है, कुछ विशेष ग्रहों की अलग अलग होती हैं, मंगल की अलग है, बृहस्पति की अलग है, शनि की अलग है। वो दृष्टि के अलावा जब हम ताजिक में बात करेंगे, ताजिक में दृष्टियाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं। शत्रु दृष्टि है, मित्र दृष्टि है और सम दृष्टि, 3 प्रकार की दृष्टियाँ हैं। दृष्टि किस प्रकार से देखी जाती हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो प्रमुख अंतर है वो दृष्टियों का भी अंतर है। जब हम अभी केवल आज बात कर रहे हैं अंतर की, तो प्रमुख अंतर इसमें दृष्टि का भी अंतर है कि वैदिक में और पाराशरी में जो दृष्टियाँ हैं और ताजिक में जो दृष्टि हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। इसके बाद पाराशरी कुंडली और ताजिक कुंडली में जो एक संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम अंतर नहीं कह सकते, एक संबंध कह सकते हैं। जो ये बताता है, जो संबंध हमको ये बताता है कि हम पाराशरी या वैदिक शास्त्र से ही इसका उद्गम हुआ है। वो संबंध क्या है? वो है एक घटक मुंथा, जिसको हम कहते हैं मुंथा। यह मुंथा क्या है? ये पाराशरी कुंडली और वर्ष कुंडली में संबंध स्थापित करता है। मुंथा का वर्ष कुंडली में काफ़ी उपयोग है और महत्व है। जब हम वर्ष कुंडली बनाएंगे तो वर्ष कुंडली में जिस तरह से हम ग्रह बैठा लेंगे, उन्हीं ग्रहों के साथ साथ मुंथा की भी स्थापना की जाती है। तो मुंथा क्या है? मुंथा भी एक गणितीय बिंदु है और इसका एक अलग महत्व है। तारीख में इसके फल भी अलग हैं। जब हम फल की बात करेंगे कि मुंथा वर्ष कुंडली में किसका कहाँ पर बैठा है, किस भाव में बैठा है, ये क्या फल देगा, मुंथेश इसके क्या फल देगा, क्योंकि जिस भाव में बैठा होगा उस ग्रह का मालिक है, उस भाव का मालिक होगा, वो मुंथेश होगा। तो मुंथेश क्या फल देगा, वो सारी चीज़ें इसमें इसका महत्व है वर्ष कुंडली में या ताजिक में। तो मुंथा लेकिन इन दोनों के बीच में संबंध बताता है। मुंथा क्या है? एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी हम कैसे निकालते हैं ये हमारे लिए अलग बात है।
मुंथा जस्ट लाइक एक बिंदु है। जब वर्ष कुंडली या जब हम प्रश्न अपनी वैदिक कुंडली की बात करते हैं, तो जब किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म के समय लग्न में मुंथा स्थित होता है। मतलब आप मान के चलिए कि जिस समय जन्म हुआ है, लग्न जो आती है, जो फर्स्ट हाउस है हमारा, उस जगह पर मुंथा रहता है और यह एक एक वर्ष आगे बढ़ता जाता है। मतलब सेकंड ईयर में ये द्वितीय हाउस में आ जाएगा, तीसरे साल में तृतीय हाउस में आ जाएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये एक एक साल, एक एक वर्ष आगे बढ़ता जाता है। तो जब हम वर्ष कुंडली बनाते हैं तो वर्ष कुंडली में उसी आधार पर ये स्थापित होता है। तो इसको निकालने का तरीका, इसको गणना करने का तरीका, वो हम सीखेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। तो इसमें एक संबंध की हम बात करें तो एक मुख्य रूप से संबंध मुंथा का संबंध इससे वर्ष कुंडली और अपनी कैथी कुंडली में है। तो इस तरह से जो प्रमुख अंतर हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एक अंतर और है जो मुझे याद आ रहा है, वो अंतर है जैसे जेंडर का। अगर वैदिक कुंडली की बात करें तो हमारे वैदिक कुंडली में नपुंसक लिंग भी होता है ना, जबकि इसमें अपने ताजिक में या वर्ष कुंडली में नपुंसक लिंग कोई नहीं होता। केवल यहाँ पर मेल और फीमेल दो ही जेंडर होते हैं और इसमें नपुंसक कोई नहीं होता। तो मुख्य रूप से एक अंतर लिंग का भी है, जेंडर का भी है कि इसमें ताजिक कुंडली में नपुंसक लिंग कोई नहीं होता, केवल मेल और फीमेल होते हैं। और जहाँ तक बात करते हैं हम मैत्री की, है ना, तो मैत्री अगर देखा जाए तो मैत्री भी हम जब पढ़ेंगे अलग से तो थोड़ी मैत्री इसमें डिफरेंट है, ग्रहों की मैत्री। और जहाँ हम वैदिक कुंडली की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा तात्कालिक मैत्री और पंचदा मैत्री। तो उनके उसके आधार पर हम मैत्री की व्याख्या करते हैं, जबकि यहाँ पर मैत्री थोड़ी अलग है, मैत्री थोड़ी डिफरेंट है। और उस मैत्री को कैसे देखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा शुरुआत में इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसकी क्लासेस अगर कम से कम मिस करने की, क्योंकि एक चैप्टर अगर आपका निकल गया तो आपको अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैत्री का एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि मैत्री अगर आपने समझ ली तो आगे जितनी भी गणनाएं हैं, चाहे वो पंचवर्ग भी बल की गणना हो, चाहे हम योग बना रहे हो, उन सारी चीज़ों में मैत्री के द्वारा ही इसका उपयोग किया जाएगा। अगर आपको मैत्री समझ में आ गई तो उसके आधार पर हम दृष्टि, उसी के आधार पर हम योग, उसी के आधार पर हम पंचवर्गीय बल में, पूरे के पूरे पंचवर्गीय बल में उसका उपयोग होता है। तो इसकी मैत्री बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत उपयोगी है। तो प्रमुख रूप से ताजिक क्या है, ताजिक शास्त्र कहाँ से उद्गम हुआ, ताजिक शास्त्र का उपयोग क्या है, ताजिक शास्त्र कितना अच्छा है, ताजिक शास्त्र और वैदिक में प्रमुख रूप से क्या क्या अंतर या समानताएं हैं। अभी तक के चैप्टर में अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर इसका अपनी मेन ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष से रेलिवेंस है या रेलिवेंस मतलब समानता भी है या उपयोग ज्यादा उपयोगी इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इसका उपयोग भी काफी अच्छा है? आपकी तो आ रही है, मेरी आ रही है क्या सर? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो आपकी तो आ रही है सर। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है सर? लगता है मेरी नहीं आ रही है। कैलाश की आपकी आ रही है? औरों की तो आ रही है पर मेरी आपकी भी आ रही है कैलाश? अच्छा। हाँ सर, इसका कोई रेलिवेंस भी है या सर नहीं? इसका कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए, वहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ और पढ़ेंगे। अरे आप तभी तो पारंगत विद्वान बनेंगे जब दो दो चीजें उल्टी सीधी पढ़ के और आगे बढ़ेंगे। अरे एक ही चीज पढ़ के आगे बढ़ना, उसमें क्या मजा है? नहीं तो देखिए, मिलता जुलता है, सपोर्टिव है, मतलब सपोर्टिव नहीं मिलता जुलता मैं पहले भी कह चुका था शुरुआत की क्लास में कि थोड़ा सा अपना दिमाग, थोड़ा जब यहाँ ताजिक पढ़ने आओ तो थोड़ा सा दिमाग पारिशरी का घर पे रख के आना।
अब घर में तो पढ़ ही रहे हैं, अलग तो नहीं पढ़ रहे। घर से मतलब है थोड़ा सा अलग रखना, जब आप बैठे हाँ कुर्सी वही पर वही। थोड़ा सा अलग रखना, नहीं तो दोनों में आप जो है ना कंफ्यूजन पैदा होगा। लेकिन ओके। समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं, दोनों के बिना काम भी नहीं चलेगा। अगर ऐसी बात नहीं अच्छा। होती तो ये ग्रंथ आज इतना उपयोगी नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ ओके। इसका उपयोग बहुत अच्छा है। आगे चल के ओके। प्रश्न कुंडली में, प्रश्न शास्त्र में या वर्ष कुंडली में बहुत अधिक अच्छा उपयोग। और इतने ज़्यादा, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दूं कि अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हो तो उसकी दशा अंतरदशा अगर आप देखते हैं वैदिक कुंडली से, और यहाँ अगर बात करते हैं वर्ष कुंडली से, तो इतना संबंध मिलता है कि पता पड़ा उसकी मंगल की दशा भी वहाँ चल रही थी। वैदिक कुंडली कहीं ना कहीं से प्रत्यांतर या अंतर में कहीं ना कहीं मंगल आ रहा था, और आप यहाँ वर्ष कुंडली में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो योगिनी में या मुद्दा विषुवंतरी दशा में मंगल भी आएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा संबंध है दोनों का। तो इसलिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है और पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को पारशरी के सिद्धांतों को थोड़ा सा हटके रखना अलग पड़ेगा। रखना। हाँ, नहीं तो अलग थोड़ा सा रखना। कंफ्यूजन होगा। तो अभी तक के, मतलब रिजल्ट इससे भी अच्छे आएंगे। हाँ, रिजल्ट तो अच्छे आएंगे। वो तो मानी बात है, जब आप दो चीज़ों को मिला के रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा ही आएगा। सही सही। और आप में भी जो है गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ, बोल गुरुजी एक बताइए। प्रश्न है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो लग्न कुंडली है या जो पाराशरिक कुंडली है, उसका अगर हम पूरा मतलब जीवन का देखते हैं, पूरा विंशतोरी दशा या कुछ भी महादशा, और इसमें अगर वर्ष कुंडली में उसका उसी वर्ष का केवल फिक्स होता है। केवल वर्ष तक, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, केवल एक वर्ष तक तो का ही देख उसी सकते हैं। तो उसी वर्ष का जो अच्छा या बुरा फल वो लग्न कुंडली से कुछ फर्क मिलेगा, या इसका जो अच्छा है वो अच्छा ही मिलेगा? मैंने आपसे कहा ना, दोनों में संबंध रहता है, कहीं ना कहीं से संबंध। अगर आप वर्ष कुंडली भी देख रहे हैं तो जो चीज़ आपने वर्ष कुंडली के आधार पर किसी को बताई है, अगर कोई व्यक्ति उसी समय उसकी वैदिक कुंडली भी देख रहा है तो कहीं ना कहीं संबंध मिलेगा। मान लीजिए किसी का, मान के चलिए किसी की शादी का योग हम देख रहे हैं, है ना, किसी की शादी की समस्या के बारे में हम उसकी कुंडली देख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने उसकी वैदिक कुंडली के आधार पर उसका कहीं ना कहीं से शादी के योग बताए हैं, तो वही योग या वही संबंध कहीं ना कहीं से इसकी वर्ष कुंडली में भी दिखाई देंगे। मैंने कहा ना, देखने का तरीका अलग है। आपकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसमें से किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, आपको देखने का तरीका कौन सा अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ तक बात है, आपने कहा ना कि और जो इसमें जो केवल लिखा एक है मुद्रा, मुद्रा क्या है गुरुजी? क्या चीज, क्या जो दोबारा बोलिए। मुद्रा लिखा है, मुद्रा क्या है? मुद्रा मुंथा मैं पढ़ाऊंगा ना, अलग से चैप्टर है मुंथा क्या है, अभी बताया था। मुंथा क्या होता है, जन्म, जब जातक का जन्म होता है, जब हम वैदिक कुंडली बनाते हैं तो लग्न जो हम निर्धारित करते हैं, मुंथा जो है जातक के जन्म के समय लग्न में रहता है, उसे मुंथा बोलते हैं। वो हम वैदिक कुंडली में नहीं लेते हैं। ताजे कुंडली जब बनाते हैं, वर्ष कुंडली, उसमें मुंथा को स्थापित करते हैं। मुंथा वहाँ स्थापित होता है, इसके फल अलग है। मुंथा अपने फल देता है। अगर मान लीजिए किसी का मुंथा 5वें भाव में आया और 5वें भाव में पंचमेश मान लीजिए सूर्य है, तो उसका मुंतेश जो है सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य के फल उसके उस वर्ष में मुंतेश के क्या क्या फल प्राप्त होंगे। मुंता 5वें भाव में बैठा है तो 5वें भाव में मुंता के अनुसार क्या फल प्राप्त होंगे, ये हमको ताजिक में पढ़ेंगे हम। तो मुंता का एक अलग से महत्व है। मुंता क्या है, कैसे निकालते हैं, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन था, बीच में आया था कि मुंता का भी एक संबंध है, दोनों में एक सेतु का काम करता है, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वैदिक कुंडली में भी आ रहा है। जब लग्न में, मैंने बताया जन्म हुआ तो लग्न में आ गया, और जब उसकी वर्ष कुंडली बना रहे हैं तो वो वर्ष कुंडली में भी आएगा। वर्ष कुंडली में वो ठीक वहीं पर आएगा जैसे कि जन्म कुंडली से हमने उसको कैलकुलेट किया है। कि मान लीजिए कि 5 साल बाद किसी की कुंडली बनाई, जन्म के 5 साल बाद, तो वहाँ से अगर हम लग्न से काउंट करें तो 5वें घर में आ जाएगा, अगर उसकी वर्ष कुंडली 5 साल बाद बनाएंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे है, ये हम जब मुंथा का चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे और लेता हूँ। स्क्रीन दिख जी रही है आप गुरुजी, लोग? धन्यवाद गुरुजी। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। जी सर, जी सर।
देखिए, अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा ताजिक का, ताजिक क्या है, ताजिक के इतिहास के बारे में पढ़ा, मुख्य समानताएं असमानताएं पढ़ी हमने वैदिक कुंडली में। अब ताजिक शास्त्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और पढ़ लें कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में क्या क्या है, या क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना इसमें आएंगी। नंबर 1 पर वर्ष कुंडली बनाना। तो जो हम इसमें सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो वर्ष कुंडली बनाना सीखेंगे कि वर्ष कुंडली बनाते कैसे हैं। वर्ष कुंडली बनाने के लिए हमको क्या क्या साधनों की आवश्यकता होगी। जन्म कुंडली, या तो जन्म कुंडली हो किसी की, या जातक का जन्म दिनांक, समय और स्थान और वार हो, एक्चुअल वाला। क्योंकि जब हम वर्ष कुंडली बनाएंगे तो उसका जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, समय है, स्थान है और वार, वो हमको चाहिएगा। सबसे पहले हमको वर्ष कुंडली बनाते समय हमें गताब्द निकालना पड़ेगा। तो गताब्द का मतलब क्या होता है, गत प्लस आब्द। गत माने होता है बीता हुआ, आब्द माने होता है वर्ष। तो बीता हुआ वर्ष, तो जब हम कुंडली बनाएंगे तो उसमें हम एक गताब्द निकालते हैं। निकालना कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही पता पड़ जाता है। मान लीजिए हम जैसे 2021 की किसी की कुंडली बना रहे हैं तो गताब्द उसका हो गया 20, तो बीता हुआ वर्ष। इसके बाद जब गताब्द निकाल लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमको शुरू में कुछ 3-4 स्टेप केवल करने अलग से करना पड़ेंगे, और वो 3-4 स्टेप अलग करने के बाद फिर हम कुंडली की प्रोसेस पे आ जाते हैं। वो 3 स्टेप में से ही यही स्टेप हैं। सबसे पहले हम गताब्द निकालेंगे, इसके बाद हम ध्रुवांग निकालेंगे, और ध्रुवांग जो है, जो हमारी किताब है, जो रेफरेंस बुक रहेगी हमारी, उसमें चार्ट दिया रहता है, उस चार्ट के आधार पर हम ध्रुवांग निकालेंगे। जो हमारा वर्ष आएगा उस वर्ष के आधार पर ध्रुवांग निकलेगा, और ध्रुवांग निकालने के बाद उसको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास एक नया दिनांक और एक नया वार ज्ञात होगा, जिससे वर्ष कुंडली तैयार होगी। जो हमारे पास जैसे ही ध्रुवांक आएगा तो इस वर्ष के लिए हमको एक नया दिन मिल जाएगा, नई तारीख मिल जाएगी, और वो नई तारीख और नए दिन से फिर हम उसके आधार पर वर्ष कुंडली बनाएंगे। तो वर्ष कुंडली बनाएंगे मतलब क्या, वही कुंडली बनाएंगे। तो प्रोसेस पूरी हमारी वही है जैसे मैंने आपको बताया, जो हमने P1 में पढ़ी है। तो इस तरह से हमारी कुंडली बन जाएगी गृह स्पष्ट तक। इसके बाद ताजिक में जो ग्रहों के लिंग हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या डिफरेंस है, कि इसमें जो पुरुष ग्रह हैं वो सूर्य, मंगल और बृहस्पति हैं, और स्त्री ग्रह हैं वो हैं शुक्र, चंद्रमा, बुध और शनि। इसमें ताजिक में नपुंसक ग्रह कोई नहीं होता। तो इसमें मेल केवल सूर्य, मंगल, बृहस्पति हैं, और जो फीमेल हैं वो हैं शुक्र, चंद्रमा, बुध और शनि। यहाँ पर पुरुष ग्रह दिवा बली होते हैं और स्त्री ग्रह रात्रि बली होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी पुरुष ग्रह हैं उनको हम दिन में बल मिलता है उनको, और जो स्त्री ग्रह हैं उनको रात्रि बल मिलता है। तो जब हम बात करेंगे आगे बल की, और जब हम यहाँ पर पंचवर्गीय बल में जब अवधारणा कई बीच में निकालेंगे, देवा बल, देवा रात्रि बल, देवा बली, तो इसमें ये पुरुष और स्त्री का काम यहाँ पर यूज आएगा कि जो पुरुष ग्रह होगा उसको दिन में हम बल दे देंगे, और अगर स्त्री ग्रह होगा तो उनमें उसको रात्रि बल दे देंगे। इसके बाद ताजिक में एक हर्ष बल और आएगा पंचवर्गीय बल के अलावा। जैसे मैंने ये आपको बताया था कि पंचवर्गीय बल तो 5 प्रकार के बल हैं ही, इसके अलावा ताजिक में एक हम और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हर्ष बल। क्या होता है कि जब वर्ष कुंडली में जो ग्रह आते हैं वो एक अपनी विशेष स्थिति में अगर उनको हम देखते हैं तो वो हर्षित होते हैं या मुदित होते हैं, मतलब उनकी जो स्थिति है वो अच्छी मानी जाती है। तो उनकी स्थिति देखने के लिए यहाँ पर एक अलग से अवधारणा की गई है जिसको हम हर्ष बल बोलते हैं। और ये हर्ष बल किस तरह से निकाला जाता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो ये हर्ष बल हम सीखेंगे। ये 4 प्रकार की अवस्था से निकलेगा। इनमें 4 पार्ट कर दिए गए हैं, जिनमें से एक स्थान बल रहेगा, एक उच्च स्वक्षेत्री बल होगा, एक स्त्री पुरुष बल होगा, एक देवा रात्रि बल होगा। कुल हर्ष बल का मान 20 का। यहाँ पर जितने भी बल हम निकालेंगे उनके मान या उनके पैरामीटर होंगे, सबके मान होंगे। तो यहाँ पर हर्ष बल का जो मान है टोटल मास यहाँ पर है 20 इकाई,
और यहाँ पर प्रत्येक जो है बल 5 अंक का हो जाएगा, क्योंकि चूंकि 4 पार्ट में डिवाइड है इसलिए 5 अंक के ये माने जाएंगे। 5 में से इनको अंक देंगे हम कितने बल प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद बात आती है जब हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम पंचवर्गीय बल, जिनमें से एक बल, तो पहला वाला बल पढ़ेंगे हम क्षेत्र बल। और क्षेत्र बल जैसा इसका नाम है, क्षेत्र के अनुसार ग्रहों की वर्ष कुंडली में स्थित जो स्वग्रही हैं या मित्र हैं, शम है, शत्रु, इनके आधार पर बल निकाला जाएगा। यह कुल 30 विश्वा का होगा। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, विश्वा। विश्वा यहाँ पर यूनिट है, इकाई है। किसी भी जैसे जो चीज़ हम मापते हैं उसकी एक इकाई होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर आदि। उसी प्रकार से यहाँ पर बल की इकाई विश्वा बोली जाती है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र बल हम निकालेंगे उसका टोटल इन्होंने मार्क्स दिए 30 में से हम फिर निकालेंगे किसको 20 मिले, किसको 15 मिले, तो टोटल है 30। पंचवर्गीय बल में दूसरा बल जो हम पढ़ेंगे वो बल पढ़ेंगे हम हद्दा बल। ग्रह जो है कुंडली में किसकी हद्दा में है। हद्दा मतलब होता है हद, हद का मतलब होता है सीमा। जैसे हम बोलते हैं ना किसी से कि अपनी हद में रहो, अपनी सीमा में रहो, तो उसी प्रकार से ग्रह की भी कुछ सीमाएं होती हैं। उस सीमा के आधार पर इस बल को निकाला जाता है। तो हद्दा बल हम कैसे निकालेंगे, हद्दा एक चक्र अलग से हद्दा चक्र दिया है उसका यूज करेंगे और ग्रहों की मित्रता शत्रुता के आधार पर यह बल निकालेंगे। हद्दा का कुल बल 15 विश्वा होता है। यहाँ पर इसका टोटल मार्क्स 15 दिए। तीसरा बल हम जो पढ़ेंगे वो बल है हमारा यहाँ पर देशकाण बल। जिस तरह से आपने पाराशरी या वैदिक में देशकाण बल पढ़ा होगा, लेकिन नाम वही है। यहाँ पर देशकाण बल निकालना थोड़ा डिफरेंट है। तो ग्रह किसके देशकाण में है और फिर उसके मित्रता शत्रुता के आधार पर यह बल निकाला जाता है और इसकी टोटल मार्क्स 10 विश्वा का होता है। चौथा बल हम पढ़ेंगे नवांश बल। ताजिक में नवांश बल निकालने के लिए बिल्कुल ऐसे टिस जैसा पाराशरी में हमने नवांश चक्र बनाते हैं, ठीक वैसे ही चक्र बनाना पड़ेगा नवांश का। और नवांश के चक्र बनाने के बाद फिर हम इन ग्रहों की मित्रता शत्रुता के आधार पर नवांश बल निकालेंगे। कि मान लीजिए कोई ग्रह है और वह किसके नवांश में गया, जिसके नवांश में गया उससे ताजिक के अनुसार मित्रता शत्रुता है कि नहीं, उसके आधार पर नवांश बल निकलेगा। यह कुल 5 विश्वा का होता है। पांचवा और लास्ट बल है उच्च बल। यह ग्रहों के उच्च और नीचांश के आधार पर निकाला जाएगा। यह कुल 20 विश्वा का होता है। तो इस तरह से कुल पंचवर्गीय बल का अगर हम टोटल रिजल्ट तैयार करें तो ये टोटल जो है 80 विश्वा का होता है, 80 विश्वा का, क्योंकि सारे हम जोड़ दें 30, 20, 10, 5 इस तरह से, तो ये 80 होते हैं। तो पंचवर्गीय बल की जो टोटल इकाई है वो 80 विश्वा होगी। और जब हम यहाँ परसेंटेज की बात करेंगे तो जिस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं 100 में से, ऐसे ही यहाँ परसेंटेज 20 से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रकार के बल हैं। तो यहाँ जो परसेंटेज निकलेगा लास्ट में वो हम 20 से निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे ये हम यहाँ पर सीखेंगे जब हम पंचवर्गीय बल निकालेंगे। पंचवर्गीय बल का उपयोग जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ग्रहों की शक्ति जानने में और विशेष ज्ञात करने में होगा। इसके बाद आती है मित्रता और शत्रुता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने मित्रता शत्रुता सीख ली तो हम ताजिक में जितनी भी चीज़ें हैं, जो बल निकालना, ये सब चीज़ें, और योगों में इन सब का उपयोग मित्रता शत्रुता में होता है। तो देखिए मेन मित्रता और शत्रुता ताजिक में क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छी तरह से। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति यहाँ पर परस्पर मित्र हैं। यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। शनि, शुक्र, बुध और राहु ये परस्पर मित्र हैं। लेकिन जो 1 नंबर में दिए हैं वो 2 नंबर के शत्रु हैं परस्पर। यानी कि 1 नंबर वाला दूसरे का शत्रु है, 2 नंबर वाला पहले का शत्रु है। अगर हम सूर्य और शुक्र की बात करें तो सूर्य से शुक्र शत्रु है और शुक्र से सूर्य शत्रु है। तो आपस में देखा जाए तो 1 नंबर वाले आपस में मित्र हैं, 2 नंबर वाले आपस में मित्र हैं। लेकिन जब 1 और 2 की आपस में बात करेंगे
तो वे आपस में परस्पर शत्रु हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। जो अपने सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति हैं वो परस्पर मित्र हैं। शनि, शुक्र, बुध और राहु परस्पर मित्र हैं, लेकिन ये आपस में शत्रु हैं। इसके बाद हम दृष्टियां पढ़ेंगे। ताजिक में जो दृष्टियां हैं वो यहाँ पर राशि और ग्रहों की होती है। तो जैसे 3 प्रकार की दृष्टि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। जब बात करते हैं ताजिक में ग्रहों की, एक ग्रह की दूसरे ग्रह से दृष्टि किस प्रकार पड़ रही है, तो यहाँ पर मित्र दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है और सम दृष्टि है। यानी कि अगर ग्रह आपस में एक दूसरे से तीसरे, 5वें, 9वें और 11वें स्थान में बैठा है, अपने स्थान से तीसरे, 5वें, 9वें और 11वें स्थान में बैठे ग्रह को देख रहा है तो मित्र दृष्टि से देखेगा। अगर वह एक दूसरे से पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान में देख रहा है तो शत्रु दृष्टि से देखेगा। और अगर 2, 6, 8वें, 12वें भाव में बैठे ग्रहों को देख रहा है तो सम दृष्टि से देखेगा। तो पूरे भाव आ गए इसमें 1 से लेके 12 तक। अगर आपको याद करने का थोड़ा तरीका है, समझना है, तो आप ऐसे याद कीजिए कि सम वाले आप सम में ले लीजिए 2, 6, 8, 12। या एक तरह से याद कर लीजिए कि 6, 8, 12 जो खराब भाव होते हैं, 2, 6, 8, 12 खराब वाले, उनको सम मान लीजिए दृष्टि में। और जो केंद्र वाले हैं, जो हमने वैदिक में केंद्र वाले जो याद किए हैं 1, 4, 7, 10, वो शत्रु हो गए। और जो पास वाले हैं 3, 5, 9, 11, जैसे तात्कालिक मित्रता वगैरह देखते थे, तो यहाँ दृष्टि देख रहे हैं, तो जो पास वाले हैं 3, 5, 9, 11 वो हमारे मित्र हो गए। तो मित्र दृष्टि 3, 5, 9, 11, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कंठस्थ रूप में याद कर लीजिए। इसका आगे चल के बहुत उपयोग होगा, हर जगह पर उपयोग होगा, चाहे योग देखने में, चाहे बल बनाने में, बल निकालने में, सब जगह। क्योंकि मित्रता शत्रुता दृष्टि के आधार पर ही हम बल और योग वगैरह बनाएंगे या देखेंगे। तो केवल अपने को इतना याद रखना है कि मित्र दृष्टि कौन सी होती है। वो हम जब आगे सीखेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं केवल समझने की अभी, तो मित्र दृष्टि 3, 5, 9, 11, शत्रु दृष्टि 1, 4, 7, 10 केंद्र से याद कर लीजिए शत्रु, और खराब भाव से याद कर लीजिए 2, 6, 8, 12, और मित्र बचे हुए मित्र हो गए 3, 5, 9, 11। अब इसमें थोड़ा सा बाइफरकेशन किया गया है कि यहाँ पर 3, 5, 9, 11 में जो 5, 9 है बीच वाला, 5 और 9, वो स्पष्ट दृष्टि है। जैसे कि हम मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा जब हम वैदिक कुंडली पढ़ते हैं तो 7वीं दृष्टि हमको सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो 7वीं बिल्कुल सीधे पड़ती है सामने। तो यहाँ पर 5 और 9 को, जो बिल्कुल बगल वाली है, 5 और 9 को इन्होंने स्पष्ट दृष्टि माना है। और जो दूर वाले हैं 3 और 11, इसको उन्होंने छुपी दृष्टि माना। तो 2 यहाँ पर मतलब देखिए, जब हम फल की बात करेंगे, फलित की बात करेंगे, तो जो ग्रह अगर स्पष्ट दृष्टि से देख रहा है तो उसकी प्रॉब्लम हुई जी। अरे आप ये कौन बोल रहा है बीच में? क्लास में प्लीज अनम्यूट किया है कि जब बोलना हो आप म्यूट कर, आप उसको म्यूट कर लीजिए, वैसे म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर जब दृष्टि के हम बाइफरकेशन की बात करते हैं तो 5वीं, 9वीं स्पष्ट दृष्टि है और तीसरी और 11वीं छुपी दृष्टि है। इसी प्रकार से शत्रु दृष्टि 1ली और 7वीं स्पष्ट शत्रु दृष्टि है, और 4थी और 10वीं गुप्त शत्रु दृष्टि है। तो केवल इसको समझने के लिए अपने को समझना है कि इसमें स्पष्ट कौन सी है और छुपी कौन सी है। और जब हम दृष्टियों की बात करेंगे तो जो सम दृष्टि है वो हम उसको वहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। सम को केवल मित्रता शत्रुता के आधार पर ही देखते हैं, और सम दृष्टि को हम यहाँ पर ताजिक में नहीं लेते हैं, केवल मित्र और शत्रु दृष्टि को ही लेते हैं। तो आज इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा इसमें आगे जो बचे हुए जो चैप्टर हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। बचे हुए चैप्टर में
आपको इसके बाद पंचवर्गीय बल जैसे मैंने ये आपको बताया 5 प्रकार के बल हैं, उनको निकालना वो हमारे सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे किस तरह से निकालेंगे। वर्शेष का निर्धारण, पंचवर्गीय बल के बाद वर्शेष का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसके बाद दशाएं, 3 प्रकार की दशाएं पढ़ेंगे, विंशोत्तरी मुद्रा दशा, योगिनी दशा और पात्यानी दशा। इसके बाद योग, जो षोडश योग हैं, 16 प्रकार के योगों को निकालना कैसे निकालते हैं। और बचा हुआ सेहम एक अलग से चैप्टर है, और त्रिपताका चक्र। तो ये हमारा ताजिक में पूरा सिलेबस है जो मैंने आपको डिटेल आपको बता दिया। और जितना आज इंट्रोडक्शन था वो आपको, क्योंकि आज की क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त है, कम से कम आप समझ सकें कि ताजिक क्या है और कितना ये यूज़फुल है, कितना इंटरेस्टिंग है। तो मैं समझता हूँ कि आज के चैप्टर में, आज की क्लास में आपको अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा। थैंक यू। जय गणपति की। जय गणपति। सर तो देखो ताजिक का, हाँ रितु जी कुछ बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं जी तो आप पूछिए, क्या पूछ रहे? हाँ, मतलब जो आज मतलब क्लास आज का हुआ है ना सर, इसका लिंक आज ही भेज दीजिए, भेजेंगे तो हमें मतलब ये वीक में ये फिर इसको सुन के फिर नोट्स बनानी है, याद करना है या पढ़ना है तो याद कर सकते हैं। तो टाइम में अगर भेज देंगे तो ठीक, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आज ही। जी सर। हाँ जय गणपति की। जय गणपति। देखिए ताजिक में आप लोगों का प्रोसेस जब चालू हो पाएगा जब ताजिक का गताब्द से एक कुंडली प्रारंभ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में गताब्द निकलवा देंगे या तो उसके साथ आप एनुअल हॉरोस्कोप जो पहले बनाते थे उसी प्रकार से आपका काम चालू हो जाएगा। और प्रश्न हमारा जो जन्मपति सूक्ष्म चित्रण है उसमें भी आपको अभी हम एक कुंडली के साथ हम अगली क्लास से उसको चालू करेंगे, जैसे कि एक कुंडली रख के कि भाव भावेश कारक कैसे देखना है, क्या करना है, और उसके आधार पर दूसरी कुंडलियों का रिवीजन आप अपने अपने 7 सप्ताह भरों के अंदर करके भेजेंगे। पहली बात ये है। दूसरा, आज हमारे साथ सब जो लोग जुड़े हैं वो अमिता तिवारी, भुवनेश कुमार सिंह, डॉक्टर प्रजापति, इंजीनियर प्रदीप जैन, हरीश कश्यप जी, रितु जी, जयलक्ष्मी जी, कैलाश चंद्र शर्मा जी और धर्मेंद्र जी और वंदना जी, इतने लोग अभी मेरे साथ हैं। इनमें से जो मैंने एक सूचना डाली थी काफ़ी लोगों की फीस जमा भी हो गई है और कुछ लोगों का हमारे पास वो भी आ गया है। जिन किन्हीं कारणों से और लोगों का अगर उनको उससे संबंधित कुछ ब्यौरा नहीं मिल पाया है तो हमें इंडिकेट कर दें, तो समय से वो प्रवीण 2 का हमारा ऑफिशियल काम पूरा हो जाए और हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी बात है, जिन लोगों ने बुक लेनी है वो चूँकि अगर संस्थान से यहाँ से बुक लेनी है तो आप हमें पहले से सूचित करें, क्योंकि संस्थान के पास यहाँ पर भी बुकें अभी पूरी तरह से है नहीं। हम जितनी आप लोग कहेंगे उतनी ही बुक ऑर्डर करेंगे। इस समय बिल्टी नहीं आती हैं, बाई पोस्ट आएंगी और यदि आप चाहेंगे तो आपके घर के एड्रेस पर भी पहुँच जाएंगी। तो इसलिए आप लोग अपनी बुक्स के बारे में भी हमें पहले से सूचित कीजिएगा कि किन किन को बुक्स चाहिए। और गुरुजी मैं